नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनटीवी मीडिया में। मैं हूं वरुण जौहरी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जगह जगह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे पे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी। स्वागत है आपका एनटीवी मीडिया में सर। जी धन्यवाद। ये मुद्दा है किसान आंदोलन का। कांग्रेस पार्टी दिख क्यों नहीं रही है इस पूरे आंदोलन में, कृषि आंदोलन में? कहाँ है कांग्रेस पार्टी? ना वो सेंट्रल लेवल पे कहीं दिखाई दे रही है, ना वो किसानों के साथ में उनके नेता दिख रहे हैं। कहाँ गायब है, कहाँ है राहुल गांधी? जी, इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ही की थी। आज से करीब 3 महीने पहले पंजाब से इस किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी और उसके बाद फिर किसानों ने दिल्ली रामलीला मैदान की परमिशन मांगी थी आंदोलन करने के लिए और किसानों को रामलीला मैदान की परमिशन नहीं दी गई, जो कि अब तक 70 सालों से दी जा रही थी। तो किसान जब दिल्ली जा रहे थे तो फिर रास्ते में उन्होंने सरहद पर रोककर ही अपना धरना शुरू कर दिया और तब से ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में आंदोलन ना कर रही हो। मैं लगातार इस आंदोलन में प्रत्येक दिन जा रहा हूं। बात यह है कि आज जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए था, विपक्ष को दिखाना चाहिए था, किसान आंदोलन को दिखाना चाहिए था, कांग्रेस जो किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रही है उसको बताना चाहिए था। कांग्रेस की मीडिया से तो नाराज़गी दिखती है, वो तो खैर फेसबुक पे भी दिखती है, सोशल मीडिया पे भी दिखती है। और आपने भी अभी बताया कि मीडिया की ही गलती है कुल मिला के। आप कांग्रेस हमेशा मीडिया पे सवाल उठा रही है। मेरा आपसे ये कहना है कि राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्हें ये क्यों बोलना पड़ा कि अगर इस देश में अच्छा मजबूत विपक्ष होता तो हमें सड़कों पे नहीं आना पड़ता, किसानों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता? क्यों दिख नहीं रही है कांग्रेस किसानों को? मान लीजिए मीडिया को नहीं दिख रही कांग्रेस, किसानों को क्यों नहीं दिख रही है राम पांडे जी कांग्रेस? देखिए, ये भी सरकार की तरफ से एक आंदोलन को दबाने का प्रयास है। सरकार को पता है कि इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो जाएंगे नहीं और विपक्ष इस आंदोलन को सपोर्ट करेगा तो आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। इसलिए सरकार और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है शुरुआत से ही कांग्रेस को और विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रहा था। इस आंदोलन को बोला गया तो कि ये तो पंजाबियों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, फिर बोला गया ये तो आतंकवादियों का आंदोलन है, फिर बोला गया ये पंजाब हरियाणा वालों का आंदोलन है। फिर पूरी बात का मतलब ये है कि इस आंदोलन को कैसे भी बदनाम किया जाए। सदन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं कांग्रेस से, विपक्ष से, क्योंकि अभी विपक्ष के हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने से पूछ रहा हूं कांग्रेस से, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, कि इसमें काला क्या है। विपक्ष मुझे बता नहीं पाया है कि उसमें काला है क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या काला है इस कानून में, आप बता दीजिए, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कृषि मंत्री ने इस कानून को पढ़ा ही नहीं है। ये कानून तो जो हमारे दो में से जो 2 उद्योगपति हैं उन्होंने बनाकर भेजा है। कृषि मंत्री ने पढ़ा होता इसको तो उनको पता होता कि इसमें काला क्या है। मैं आपको बताता हूँ पहला कानून क्या है कि जिसमें असीमित भंडारण की क्षमता दे दी गई है, मतलब जमाखोरी की परमिशन दे दी गई है। जमाखोरी में पहले रासुका लगती थी, उसको हटा दिया गया है। आज यदि देश का एक व्यापारी चाहे तो पूरे देश का अनाज खरीद सकता है और उसकी इच्छा है उस अनाज को वो बेचे, जलाए, सड़ाए, कुछ भी करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब रेट निर्धारित कौन करेगा? जो बड़े व्यापारी है, वो अनाज को खरीदते समय भी रेट निर्धारित करेंगे और जब देश में अनाज की ज़रूरत होगी तब भी रेट वही निर्धारित करेंगे। तो ये कानून किसानों को केंद्र में रखकर नहीं बनाया गया है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें सब कुछ व्यापारी निर्धारित करेगा। बीज कहाँ से लेना है, खाद कहाँ से लेना है, पेस्टिसाइड कहाँ से लेना है, कीटनाशक कहाँ से लेना है। मतलब जितने भी जो शहर के छोटे व्यापारी हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के ऊपर। उसके कुछ ही दिन पहले कर्नाटका में रिलायंस रिटेल ने करीबन 1150 क्विंटल जो वहाँ का पैडी जो धान है वो 100 रुपये ज़्यादा MSP पे किसानों से ख़रीदा रिलायंस रिटेल ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। तो इस तरह से तो फ़ायदा ही है ना किसान को राम पांडे जी। अगर 100 रुपये ज़्यादा MSP पे जो उसकी दर है उससे ख़रीद रही है अगर
कॉर्पोरेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर में किसी किसान को तो फ़ायदा ही हो रहा है। क्या क्या बुराई दिखती है आपको इसमें? इसमें यही सबसे बड़ी बुराई है। अभी शुरुआत में जो कॉरपोरेट है वो ज़्यादा दामों पर खरीदेंगे जी। और जब सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी, सरकारी मंडियां इसके कारण घाटे में चली जाएंगी। जब प्राइवेट लोग और प्राइवेट मंडियों में किसान को दाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे तो किसान सरकारी मंडी में क्यों जाएगा, और इस कारण सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। जब सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, अब किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर यही कॉरपोरेट किसानों से कहेंगे कि अब आप सस्ते दामों में दे जाओ, नहीं तो आप वापस जाओ। तो फिर किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और रिलायंस का मैं आपको बता दूं, रिलायंस इसी फंडे पर काम करता है। रिलायंस ने जियो हमें फ्री में दिया था, फिर 99 में दिया, 199 में दिया, वो आज हमें 599, 699 और 1099 में मिल रहा है। ये कांग्रेस और विपक्ष हमेशा इस स्ट्रैटेजी पे क्यों काम करता है कि जो चीज़ अभी नहीं, आज से 10 साल बाद होगी, आज से 5 साल बाद जो चीज़ होनी है, उस पे आप आज सरकार के ऊपर शिकंजा कसते हैं। सीए का केस आया, सीए में आपने कहा, और बाकी जितने भी लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अभी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। देश से मुसलमानों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, बाद में निकाला जाएगा। इस समय कृषि कानून आया, कृषि कानून में अभी आप कह रहे हैं कि अभी तो ये फ़ायदा देंगे, जो रिटेलर्स हैं, जो रिलायंस है, जो बाकी जो कॉरपोरेट है, वो किसानों को फ़ायदा देगा। अभी आगे जाके ये इनको ठगी कर लेगा, इनके ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। आगे की सोच के आज आरोप क्यों लगाते हैं आप? देखिए, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो 10 साल बाद, 20 साल बाद और 50 साल आगे तक के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि देश का अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि जमाखोरी, कालाबाजारी से महंगाई बढ़ती है, और इस महंगाई का असर केवल किसानों पर नहीं होगा। देश की 135 करोड़ जनता में से एक एक नागरिक के ऊपर असर होगा। प्राइवेट कॉरपोरेट के आने से सरकारी संस्थाएं खत्म होती हैं। रिलायंस जियो के आने से, रिलायंस जियो को प्रमोट करने से, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने भी रिलायंस जियो के लिए विज्ञापन किया था। आज बीएसएनएल का क्या हाल हो रहा है, बंद हो रहा है। तो निजीकरण, जैसे जैसे निजीकरण होगा वैसे वैसे सरकारी संस्थाएं बंद होंगी, और सरकारी संस्थाएं जैसे जैसे बंद होंगी, प्राइवेट हाथों में ताकत चली जाएगी, तो फिर कीमतें प्राइवेट लोग निर्धारित करेंगे। गणतंत्र दिवस पे जो हरकत की गई, मैं उन्हें नकली किसान कहना चाहूँगा, क्योंकि वो किसान नहीं हो सकता जो लाल किले पर चढ़ के एक धार्मिक झंडा फहरा दे, या निशंक साहब का जो भी उन्होंने किया उस दिन पे, जो हरकतें की, पुलिस वालों को कूदना पड़ा वहाँ से बाहर नीचे, इस तरह की गंदी चीज़ें वहाँ पे हरकतें ये किसानों ने की थी। आपको क्या लगता है कि ये किसान थे? 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। उस दिन पूरे देश की निगाह और दुनिया की निगाह दिल्ली पर थी। वहाँ पुलिस थी, आर्मी थी, और लाल किला पुलिस और आर्मी के द्वारा चारों तरफ से घेरा गया था। और जो किसान वहाँ पहुँचे थे 200, 400, 500, उन्होंने एक दिन पहले घोषणा कर दी थी कि हम लाल किले पर जाएंगे। तो आपकी इंटेलिजेंसी क्या कर रही थी? आपने उनको जाने क्यों दिया वहाँ? तो ये तो आपकी गलती है। जब वो पहले से बता रहे हैं, आपके पास पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ है, तो वो वहाँ कैसे पहुँचे? जिस पोल पर ये झंडे फहराए गए वो पोल उस समय खाली था, और एक भगवान का झंडा था, एक किसान का झंडा था। तो सरकार ये बताए कि उनको भगवान से दिक्कत है या किसान से दिक्कत है? ये धार्मिक झंडों के लिए मंदिर बनाए गए हैं, किसान के झंडे के लिए आप ट्रैक्टर पे लगा के रैलियां कर रहे हैं, आंदोलन निकाल रहे हैं। तो ये दोनों सबकी अलग अलग जगह है। वहाँ पे तिरंगा है तो तिरंगा ही लगाया जाए। और जिस तरह से वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से पुलिस वालों को मारा गया है, आपको नहीं लगता ये कोई किसान करेगा? ये कोई किसान कर सकता है कभी? सरकार को तब शर्म नहीं आई जब लाल किला गिरवी रख दिया, लाल किला किराए पर रख दिया, देश की अस्मिता को आपने बेच दिया। तब सरकार कहाँ थी? अब किसान का झंडा फहरा रहा है, भगवान का झंडा फहरा रहा है, तब सरकार को दिक्कत हो रही है। और उस दिन भी तिरंगा झंडा लाल किले पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर शान से फहर रहा था। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुना होगा आपने। अभी हाल ही में एक केस चल रहा है टूल किट का, जिसमें दिशा रवि को, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं बेंगलोर की, उनको अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्ष ले रही है इस चीज़ का, दिशा का बहुत ज़्यादा पक्ष ले रही है। उनकी कभी एज बताती है कि वो 21 साल की थी, है लड़की, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और कभी बताती है कि वो जैसे पूरा ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये उसी की देन है, इतनी बड़ी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। तो क्या कांग्रेस क्यों इतना ज़्यादा फेवर, जो देशद्रोह पर जिन पर आरोप है देशद्रोह का, उनका इतना फेवर क्यों करती है कांग्रेस?
देखिए, पहले तो सरकार ने और भाजपा ने कांग्रेस को टारगेट किया कि ये किसान आंदोलन से दूर रहें। जी फिर समाज से भी जब आगे आने लगे इस आंदोलन के समर्थन में, जैसे हम दिशा की बात करें, निकिता है और भी शांतनु है, तो अब सरकार का प्रयास है कि जो भी देश के बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज सेवी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। ये वही लोग हैं जो कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। यदि देश और दुनिया के लोग यदि किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार को क्यों आपत्ति हो रही है। वो किसानों का समर्थन ही तो कर रहे हैं। मैं इस पे आपको रोकना ये चाहूँगा कि रिहाना को आप जानते हैं, रिहाना एक पॉप स्टार है, मियाँ खलीफा एक पॉर्न स्टार है, ग्रेटा थनबर्ग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। भारत की किसानी से इन तीनों में से किसी का भी राम पांडे जी को लेना देना नहीं है। ये भारत को नहीं जानते, भारत की किसानी को नहीं जानते हैं, खेती बाड़ी को नहीं जानते हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल है, इनको ये नहीं पता होगा कितने प्रतिशत पॉपुलेशन रूरल है। पर फिर भी ये एक साजिश के तहत यहाँ पे जो टांग घुसाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में, जो जिसमें भारत को, आपको नहीं लगता है कोरोना में भारत जब ओवरकम करने में सबसे नंबर 1 रहा, उसके जस्ट बाद में ये चीज़ें चालू हो गई कि वर्ल्ड वाइड भारत की इमेज को ख़राब किया जाए। समझदार जो लोग होते हैं वो पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं। आज एक मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। किस देश में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। तो जब किसान आंदोलन की जो खबर है पूरी दुनिया में जा रही है, गलत तो ये था कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपने देश में चुनाव प्रचार करना, ट्रंप का चुनाव प्रचार गुजरात में करना और ट्रंप का चुनाव प्रचार अमेरिका में जाकर करना, ये गलत था कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी भी जर्मनी से मदद मांगने के लिए गए थे और बाहर से उनको सुभाष चंद्र बोस जी को मदद मिल रही थी, तो उस बात को भी मैं सही मानता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2012 में मुंबई में एयर इंडिया के 2 एम्प्लॉय थे, जगन्नाथ राव और मयंक शर्मा। उनकी नौकरी भी गई, उन्हें रात को 1 बजे घर से उठा लिया गया, उनको 14 दिन पुलिस हिरासत में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस के 2 नेताओं पर फेसबुक पर कमेंट कर दिए थे। तब कहाँ थी कांग्रेस, तब कहाँ थी ये जो फेसबुक क्रांति और ये जो सोशल मीडिया फ्रीडम की बात जो फेसबुक आज, ये कांग्रेस आज जो कर रही है, कहाँ थी तब कांग्रेस? बात यह है कि कंटेंट क्या है, उसमें लिखा है किसानों का समर्थन करना देशद्रोह नहीं है, किसानों के साथ खड़े होना देशद्रोह नहीं है, देश के लिए पर्यावरण के लिए काम करना देशद्रोह नहीं है, देश में हजारों लाखों पेड़ पौधे लगाना देशद्रोह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। दिशा रवि का जो केस है वो देशद्रोह के अंडर में ही रजिस्टर्ड हुआ है। दिशा रवि ने जो कैंपेन चलाई है बाहर ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलके, वो आपके साथ मिलके नहीं चला सकती ये कैंपेन। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या दिशा रवि जैसा जो यूथ है वो देश में कांग्रेस का अस्तित्व भूल चुका है? उसको ये लग रहा है कि भाई बीजेपी से अगर हमें लड़ाई करनी है तो कांग्रेस हमारे साथ में, मतलब कांग्रेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है क्या? या तो ये चीज़ है जिससे उन्हें दूसरे का बाहर का सहारा लेना पड़ रहा है। अन्याय अत्याचार के विरोध में आवाज़ उठाना सबका कर्तव्य है, कांग्रेस का भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है, दिशा का भी कर्तव्य है, देश के अन्य बुद्धिजीवियों का भी कर्तव्य है, हजारों लाखों स्वयंसेवी संस्थाओं का भी कर्तव्य है। तो हर आदमी, हर संस्था, हर संगठन अत्याचार और अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। उसी में से एक दिशा रवि है और दिशा रवि अकेले पर ही ये देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा नहीं चला है, पिछले 2 साल में 7,000 से ज़्यादा लोगों पर चल चुका है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग सरकार से सवाल पूछते थे, आज फिल्म इंडस्ट्री पूरी डरी हुई है। वो सवाल पूछ रहे कि आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार क्वेश्चन करते थे सरकार से, लेकिन आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री डरी हुई है। देश के बुद्धिजीवी सरकार से सवाल पूछते थे, आज किसी बुद्धिजीवी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनके घर पर CBI, ED और NIA पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि डर की वजह से जो सेलिब्रिटी हैं वो सवाल नहीं उठा रहे हैं सरकार से। कांग्रेस को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि आप रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा, इनका आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत रत्न है, जिन्हें अवार्ड मिला है, पुरस्कार सम्मानित हैं, जो लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, इन पर कांग्रेस ED की और मतलब बाकी लोगों की इन पे जांच चाह रही है कि इन पे जांच की जाए कि ये क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, क्यों ये फार्मर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
जो हमारे देश के पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन पे कांग्रेस जांच करने की बात कर रही है और बाहर के लोगों का साथ दे रही है। ऐसा क्यों राम पांडे जी? मैंने कहा ना, जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी सबकी लाइन और अक्षर एक जैसे हैं। जी, भाई सब ये बुद्धिजीवी हैं, तो कुछ अक्षर और कुछ लाइन का तो अंतर होना चाहिए। जो सरकार लिख के दे रही है वही लोग वही लाइनें ये ट्वीट करते हैं। दिशा रवि की फिर से आपने बात की। दिशा रवि ने फेसबुक और सोशल मीडिया पर ही कुछ ना कुछ डाला था, जो उसने कैंपेन चलाया था, उसकी वजह से उसके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है। 2012 पे मैं फिर से जाना चाहूँगा। 2012 के कुछ ही साल शुरू हुआ था और कुछ ही महीने बीते थे, पालघर की 2 लड़कियों ने राहुल गांधी पर एक फेसबुक पे जोक पोस्ट कर दिया था। सिर्फ एक जोक पोस्ट किया था, उसकी वजह से उनको 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? तब कहाँ गई थी फ्रीडम? देखिए, राहुल गांधी जी इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। और कहाँ की पुलिस ने किया, जहाँ भी किया गलत किया। और यदि उन 2 लड़कियों पर केस लगता तो राहुल गांधी के ऊपर लाखों पोस्ट रोज़ होती हैं, वहाँ भी होती हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो यदि केस लगाए जाते कि राहुल गांधी के विरोध में पोस्ट करने पर, तो आज लाखों लोगों के ऊपर FIR हो चुकी होती। पहले किसान भी ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ बदलाव कर दिए जाएं बिल में। जब पहले की 3 मीटिंग 4 मीटिंग हुई सरकार के साथ में, जो कमेटी बनी है किसानों की, पहले किसानों ने चाहा कि MSP पे चेंज कर दिया जाए। फिर उन्होंने चाहा कि एक बिल वापस उसमें से ले लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ख़त्म कर दी जाए। थोड़े दिनों बाद 6 मीटिंगों के बाद हम ये देखते हैं कि किसानों ने बोल दिया कि नहीं, पूरा बिल ही वापस लो। और ये कहीं ना कहीं सरकार जो विपक्ष है वहाँ से एक आवाज़ उठी थी कि नहीं, पूरा बिल वापस लीजिए। और किसान भी फिर उसी पे आके अड़ गए और वो बात अभी तक चल रही है। इसका कोई आगे आपको क्या है? पहली बात तो आपको आगे इसका क्या सॉल्यूशन दिखता है? क्या ये होगा? कहाँ तक ये जाएगा? क्या कंक्लूज़न इसका पहुँचेगा? दूसरी चीज़, किसी एक पॉइंट पे सुलह करने के लिए राज़ी क्यों नहीं है कांग्रेस तो खैर इसमें एक विपक्ष का काम कर रही है, किसान और बीजेपी। उसका कारण है कि सरकार की जो नीयत थी, मंशा थी, शुरू से ही गलत थी। क्योंकि जब देश में कोरोना था, लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, लोग घरों में थे, संसद चल नहीं रही थी, तब सरकार अध्यादेश के जरिए इस बिल को लेकर आई। उसके बाद लोकसभा में बहस नहीं होने दी, राज्यसभा में ज़बरदस्ती इस बिल को पास करा दिया गया। जबकि इस बिल के लिए वोट विभाजन होता है, वो सरकार द्वारा नहीं कराया गया, ध्वनि मत से इसको पास करा दिया। विवादित बिल था। विवादित बिल को संसद की जो स्थायी समिति होती है उसके पास भेजा जाता है, वहाँ डिस्कशन होना चाहिए था, वहाँ डिस्कशन नहीं हुआ। इस बिल को पास करा दिया गया, कानून बना दिया गया। तो सरकार की जो मंशा थी, जो अध्यादेश के जरिए लाई, अध्यादेश के लिए बिल तभी लाए जाते हैं जब कोई बहुत बड़ा देश के ऊपर संकट आ रहा हो, तब अध्यादेश के जरिए कोई बिल लाया जाता है। तो उस समय देश के ऊपर ऐसा कोई संकट नहीं था, जबकि जो देश की हमारी जो GDP थी उसको हमारे देश की कृषि ने ही बचा के रखा था। जो GDP -23.9 चली गई थी, उस समय हमारे कृषि का योगदान प्लस में था। उस समय इस चोट को करने की क्या जरूरत थी? तो जो सरकार की नीयत थी वो शुरू से गलत थी और किसी भी किसान संगठन से नहीं पूछा गया, किसी भी किसान से इस बिल को बनाने के बारे में नहीं पूछा गया। यदि ये बिल किसानों को केंद्रित करके बनाया जाता तो इसमें कमियां नहीं होती। ये बिल केवल 2 उद्योगपतियों को केंद्रित करके बनाया गया, इसलिए ये पूरा बिल गलत है, जहर के समान है। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, क्या, सीधा सवाल है, क्या वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस किसान आंदोलन के पीछे? क्या वो 2022 उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी उनका राजनीतिक कहीं ना कहीं एक्टिविटी रही है। चुनाव लड़ना तो सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। क्योंकि राकेश टिकैत जी लीड कर रहे हैं, अच्छा लीड कर रहे हैं, उनके कारण पूरे देश के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। उनके साथ जो संगठन जुड़े हुए हैं पूरे देश में पंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। आज ये देश का आंदोलन बन चुका है। पंजाब, हरियाणा, यूपी से निकल कर ये पूरे देश में फैल चुका है। और राकेश टिकैत
इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि राकेश टिकैत पर आरोप लगाए जाएं, जैसे आदत है। क्यों कांग्रेस नहीं नज़र आ रही है फिर राकेश टिकैत को, और कांग्रेस को राकेश टिकैत बड़े प्यारे लग रहे हैं? तो जब मनमोहन जी की सरकार थी, अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे थे, तो अब क्या विपक्ष खत्म था क्या? तब भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई थी क्या? अन्ना को क्यों बैठना पड़ा? काले धन के लिए रामदेव जी बैठे थे, तब क्या विपक्ष खत्म हो गया था? तो हर बुद्धिजीवी, हर समाज सेवी संगठन का दायित्व है कि वो अत्याचार के विरोध में आवाज़ उठाए। आपने कहा कि उनका किसानों से बड़ा प्रेम है और वो कृषि बिल पर ही आंदोलन पर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में ये भी कह दिया है कि हम बंगाल कूच करने वाले हैं, हम अब बंगाल जाएंगे। बंगाल क्यों जाएंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये दुनिया भी जानती है कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। अब वहाँ पे विपक्ष की तरफ से या इनकी खुद की स्ट्रैटेजी है, ये बंगाल जाके बैठना चाहते हैं, वहाँ पे किसान आंदोलन करना चाहते हैं। राकेश टिकैत बंगाल क्यों नहीं जा सकते? जब देश के अभी तक देश के गृह मंत्री क्या रोज जाते थे पहले बंगाल? जी। क्या प्रधानमंत्री बंगाल रोज जाते थे? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में क्यों पड़े हुए हैं? और तो राजनीति है ना, वो तो पार्टी है एक, राम पांडे जी वो एक पार्टी है, वो वहाँ पे लड़ रही है, वो वहाँ पे अच्छी कंडीशन में, उनका जाना बनता है। और ये रामदेव क्या थे? ये क्यों जाते थे जगह जगह? ये क्या पार्टी है क्या? ऐसे रामदेव जी की तरह हजारों लाखों लोग हैं जो देश में जाते हैं, ये क्या पार्टी है? आरएसएस तो पार्टी नहीं है, आरएसएस तो रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। ये क्यों हर जगह जाती है? ऐसी कौन सी जगह है जहां आरएसएस नहीं जाती है? जिस तरह से कांग्रेस किसानों के लिए बातें कर रही है कि बिल्कुल अपनी पूरी पार्टी न्यौछावर करे दे रही है। 1997 मुझे याद आता है राम पांडे जी, जब मैं 3 साल का था और मुल्ताई में मध्य प्रदेश के कांग्रेस ने 24 किसानों को मार दिया था, गोलियां चली थी 24 किसानों पर। हज़ारों किसान वहाँ पे अपना कंपनसेशन लेने के लिए बैठे थे मुल्ताई में, क्योंकि उनकी फसल डैमेज हो गई थी। उस समय के किसान क्यों याद नहीं आया कांग्रेस को? उस समय क्या स्थिति थी जो इस तरह की चीज़ करनी पड़ी, क्यों की गई, और क्यों वो जो अब सहानुभूति कांग्रेस की किसानों की तरफ दिख रही है वो तब क्यों नहीं दिखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें एक बात और डाल दूं मैं, जो गांधी परिवार पर आरोप लगाया जाता है, उस समय गांधी परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था। ठीक है, 1997 की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक। दूसरा, किसानों की कितनी हितैषी है कांग्रेस पार्टी, मैं ये आपको बता दूं कि भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेकर आई। भूमि अधिग्रहण बिल में ये था कि यदि किसान की खेती अधिग्रहित की जाएगी किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा। मनरेगा, गांव के अंदर रोजगार देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया, मनरेगा के माध्यम से। हरित क्रांति, हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर करता था, दूसरे देशों से अनाज आता था, हमारे देश में भुखमरी थी। आज हालत ये है कि 135 करोड़ देश की जनता है और 270 करोड़ लोगों के लिए अनाज का उत्पादन हमारे देश में होता है। ये हरित क्रांति के माध्यम से हुआ। श्वेत क्रांति के माध्यम से जो दूध की कमी थी उसको हमने दूर किया। तो किसानों के लिए बिजली का बिल, अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तो किसानों का बिजली का बिल आधा किया। बहुत रैंडम तरह से कोरोना देश में आया, अलग अलग देशों में दुनिया भर के। मैं आपसे कोरोना के जाने की बात कर रहा हूँ कि उसको किस देश ने ओवरकम कर पाई है, कौन सी सरकार है, कौन सा देश है जो उसको ओवरकम कर पाया है, कौन जीत पाया है कोरोना से। वैक्सीन यहाँ बन रही है, इंस्टीट्यूट यहाँ का है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। जब वैक्सीन यहाँ बन रही है, देशों को हम दे रहे हैं वैक्सीन, तो आपको ये मानने में क्या एतराज़ है कि सरकार, या सरकार भी छोड़िए, भारत ने कोरोना में जीत दर्ज की है? क्या एतराज़ है आपको ये मानने में? इसमें सरकार का क्या योगदान है? जो 2 कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी हैं जी। दोनों प्राइवेट कंपनियां कांग्रेस सरकार के समय खड़ी की गई थी। उसमें से एक कंपनी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर रही है, वो उसकी निर्माता नहीं है जी। निर्माता बाहर की कंपनी है। एक कंपनी ऐसी है जिसने उत्पादन भी किया है और निर्माता भी है। दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं।
ये सरकारी कंपनियां नहीं है, तो सरकार क्रेडिट लेने का प्रयास ना करे। जो वैक्सीन बनी हुई है वो प्राइवेट कंपनियों ने बनाई हुई है, उन वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो वो दोनों प्राइवेट कंपनियां धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें सरकार का रत्ती भर योगदान नहीं है। सरकार ने उनको कोई फाइनेंशियल मदद भी नहीं की है। वो अपने सरकार जिन संस्थाओं को फाइनेंशियल मदद कर रही थी वहाँ ये वैक्सीन नहीं बन पाई है और अब तक नहीं बन पाई है। पर आपको नहीं लगता राम पांडे जी, एक बार सोच के देखिए कि किसी देश में कोई कोरोना वैक्सीन बन रही है, कोरोना वैक्सीन क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव चीज़ थी, बीच में बाबा रामदेव भी अपनी एक वैक्सीन लाए थे जिसको अनुमति ही नहीं दी। आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग आए बीच में, आयुर्वेदिक भी आए, एलोपैथिक भी आए, जिनको अनुमति ही नहीं मिली। इस वैक्सीन को अनुमति मिली, बाहर से वैक्सीन यहाँ आई, और हमारे ही देश में क्यों आई? इन सब के पीछे सरकार का हाथ नहीं है। उसको परमिशन देने के लिए यहाँ पे सरकार का हाथ नहीं है, उसको अप्रोच करने के लिए सरकार का हाथ नहीं होगा। एक बार सोच के देखिए, कोई वैक्सीन अपने आप थोड़ी नहीं आएगी, कोई कंपनी अपने आप तो देश में नहीं आएगी, सरकार ने ही तो अप्रोच किया होगा। सर, सरकार का क्या रोल है? भाई प्राइवेट कंपनी बना रही है, उनके वैज्ञानिक बना रहे हैं, रॉ मटेरियल उनका, लैब उनका, रिसर्च उनका, सब कुछ उनका, तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई? सरकार तो आधी रोटी पर दाल लेने पहुंच गई कि भैया मेरा, जैसे ये पहुंच जाते हैं। जब ये वैक्सीन हमारे देश में बन चुकी है तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे अपने ऊपर टेस्ट क्यों नहीं कराया? तो आपकी इस बात का जवाब सदन में दे चुके हैं और तेजस्वी सूर्या ने दिया है। तेजस्वी सूर्या ने यही कहा है, जो सवाल आपने किया यही सवाल वहाँ पे सामने किसी विपक्षी नेता ने किया था, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये पुराना भारत होता तो यहाँ पे ये वैक्सीन सबसे पहले कांग्रेस के चाचा भतीजों को लगती, कांग्रेस के नेता मंत्रियों को लगती, उनके रिश्तेदारों को लगती, क्योंकि ये नया भारत है, इसलिए यहाँ पे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये वैक्सीन लगेगी। तो ये जवाब वो दे चुके हैं कि इसलिए अभी तक प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई है, और अब पूरी आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया है कि कोई भी आए वैक्सीन लगवा सकता है। देखिए, रसिया तो कोई पुराना नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी डेवलप कंट्री है। जब वहाँ का राष्ट्रपति लगवा सकता है तो यहाँ के प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा सकते? वो इसलिए नहीं लगी कि पहले देश की जनता को मरने दो, यदि इसमें से कुछ मरेंगे तो नहीं लगवाएंगे, और यदि टेस्ट में ये ठीक हो गई तो लगवा लेंगे। वो तेजस्वी सूर्या क्या कहते हैं, उनका तो काम ही है परिवारवाद का आरोप लगाना। उनको ये नहीं दिखता है कि अमित शाह के बेटे जैसा बीसीसीआई सेक्रेटरी कैसे बने, और ये आरोप लगाया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई कहते हैं कि अजय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, उन्होंने क्रिकेट का बल्ला हाथ में नहीं पकड़ा है, और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी कैसे बन गए? कांग्रेस अगर परिवारवाद की बात करती है तो ये अध्यक्ष पद पे इतना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आके एक ही सरनेम क्यों बार बार लग जाता है? अब तो तीसरी खिलाड़ी भी आपकी मैदान में आ चुकी हैं, प्रियंका गांधी। क्यों ये तीन भी नहीं है, दो के बीच में ही, माँ और बेटे के बीच में क्यों घूमता रहता है अध्यक्ष पद आपका? परिवारवाद की बात आप तो नहीं करें तो बेहतर होगा। क्या कहना है आपका इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार जब तक रहेगा तब तक बहुत मजबूत रहेगी, और बीजेपी देख चुकी है जब जब गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, केसरी जी बने थे, नरसिम्हा राव जी बने थे, और भी कई लोग बने थे, सबने अपना योगदान दिया, लेकिन गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है, और गांधी परिवार जब देश का नेतृत्व करता है तो जनता को ज़्यादा विश्वास होता है, और जो उनका इतिहास रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैसे भी गांधी परिवार को यदि पीछे कर दिया जाए तो फिर कांग्रेस से लड़ना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से क्या हो गया फिर? अभी भी वो तो अध्यक्ष तो वही है, गांधी परिवार के ही है ना अध्यक्ष। अभी 2014 और 2019 में क्या हुआ फिर? क्यों इतनी आसानी से हरा दिया कांग्रेस को, पीछे छोड़ दिया भाजपा ने? कांग्रेस में चुनाव के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है जी। जब सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी तो उनके अगेंस्ट में दो लोगों ने चुनाव लड़ा था, राजेश पायलट जी और जितेंद्र प्रसाद जी ने। दोनों को भी वोट मिले थे, सोनिया जी जीत गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। अब भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो चुनावों से बनेगा, तो जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। गांधी परिवार ने तीन मौके अभी बीच में से आए जहां प्रधानमंत्री पद को छोड़ा,
तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि गांधी परिवार के अंदर त्याग और सेवा की भावना है? ठीक है, तो त्याग तपस्या सेवा की इतनी बड़ी अगर भावना है उनके अंदर, तो वो कुर्सी पे सत्ता में बैठ के, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है राम पांडे जी, अगर वहाँ पे सोनिया गांधी बैठती या राहुल गांधी बैठते जिस समय जीते थे, तो देश के लिए और अच्छा कर सकते थे। अगर ये तपस्या त्याग की भावना है, उसमें और काम करने की भी भावना है देश के प्रति, बैठते प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, वहाँ पे काम करते, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते जितने बैकग्राउंड से करते हैं। 1991 से 1995 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। आज जो आर्थिक समृद्धि आई थी उसी कारण आई थी। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, जी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय देश का सोना गिरवी रखा हुआ था, ये हालत थी। जी देश को उस संकट से निकाला कांग्रेस का ही नेतृत्व था। 2004 में फिर मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक समृद्धि बढ़ाई, जी 2009 में फिर बढ़ाई, जीडीपी लगातार बढ़ती रही। जो लोग साइकिल पर चलते थे मोटरसाइकिल पर चलने लगे, मोटरसाइकिल वाले कार में चलने लगे, लोगों की आमदनी बढ़ती गई। और जहाँ तक आपने बात की कि प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था, ठीक है, वो बन सकते थे और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन इस आरोप को तो आप नकारेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा पद छोड़ा तो वो सेवा के कारण छोड़ा, त्याग के कारण अच्छा, छोड़ा। किसान कानून से मुझे और एक बीजेपी की, क्योंकि बात चल रही है नरेंद्र मोदी की, मैं एक बहुत ही आपसे ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसका आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा राम पांडे जी, कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बहुमत से इस बार जीती है 2019 में। कोई पार्टी जब एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी पावर ही उसकी जनता है, उसके वोट हैं उसकी पावर, वो क्यों लगातार इस तरह की काम करेगी कि कभी कोई कम्युनिटी, कभी कोई समुदाय उसके विपक्ष में खड़ा हो जाए? उसके बाद में एक ऐसे देश में जहाँ पे 70% पॉपुलेशन रूरल है, जहाँ पे किसान कम से कम करोड़ों की आबादी में किसान है, यहाँ पे खेती बाड़ी वाला किसान है, तो कोई इतनी बड़ी पार्टी खुद अपनी कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे क्यों मारेगी कि वो इस तरह का एक कानून बना दे जो किसानों को ही पसंद नहीं है, वो इस तरह का एक बिल पास कर दे जो किसी समुदाय को पसंद नहीं है? वो कोई भी अपनी सत्ता खुद ख़त्म करना नहीं चाहता। आप राजनीति में आप ये जानते हैं, वोट आपके सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कोई अपने वोट क्यों कम करेगा खुद से? क्या बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा? क्या उन्होंने, क्योंकि ये एक सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपने कहा कि कृषि कानून काला कानून है और इसको हटा देना चाहिए, तो बीजेपी अगर लाई है, हटाने के लिए तो नहीं लाई होगी, कुछ ना कुछ सोच समझ के लाई होगी, अपने वोट बढ़ाने के लिए ही लाई होगी। अगले चुनाव में या उसके अगले चुनाव में कोई भी उसका रिजल्ट निकलेगा, अपने वोट तो बढ़ाने के लिए लाई होगी ना, या फिर अपने वोट कटवाने के लिए कोई इतना बड़ा बिल लाएगा? इसलिए बोला जाता है कि झूठ, नफरत और स्वार्थ की राजनीति परमानेंट नहीं होती है। ये पार्टी जो बनी है भारतीय जनता पार्टी और जो चल रही है, ये झूठ, नफरत और स्वार्थ के कारण चल रही है। झूठे प्रचार के कारण ये प्रधानमंत्री बने। खर्चा किसने उठाया? अंबानी अडानी ने। अब ये काम किसके लिए करेंगे? उनके लिए करेंगे। तो नाराज़ तो किसान होगा ही, नाराज़ तो जनता होगी ही। स्वदेशी जागरण मंच क्या करता था? स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, पूरे देश में इन्होंने गजब कर रखा था। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो स्वदेशी जागरण मंच झूले के अंदर चले गए। इन्होंने 1947 के बाद किसान मजदूर संघ बनाया, किसान संघ बनाया, कितने संघ बनाए, और जब कांग्रेस की सरकार आती है ये उसमें से बाहर निकल आते हैं, और जैसे ही मोदी सरकार आती है ये सब बिल के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो झूठ के कारण जो इनकी राजनीति चल रही है, ये कभी परमानेंट नहीं चलेगी। लोग इनसे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आपसे अब बातचीत क्योंकि हमारी चल रही है और राजनीति पे चल रही है, फरवरी आ चुका है 2021, बंगाल का चुनाव आने वाला है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी सत्ता में है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत ही शानदार चुनाव होने वाला है इस बार बंगाल का। अप्रैल से मई के बीच में चुनाव की डेट अभी अनाउंस हुई नहीं है। बीजेपी ने वहाँ पे अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है, टीएमसी के लोगों को खींचने लगी है, जो मेन फेसेस हैं उनको खींच रही है। एक पूरा परिवार है वहाँ टीएमसी का, जो एक बहुत शुभेंदु अधिकारी का जो एक पूरा परिवार है, बहुत खासा बड़ा प्रभाव रखता है नंदीग्राम के क्षेत्र में, बंगाल में। पूरे परिवार को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचती जा रही है बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं। कैलाश विजयवर्गीय को आप बड़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस क्या करेगी बंगाल के चुनावों में? कितनी टक्कर दे पाएगी या सिर्फ सीटें काटने का काम करेगी?
कांग्रेस सिद्धांतों की, सच्चाई की और विचारधारा की लड़ाई लड़ेगी। और जिन शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं या जो भी मुकुल रॉय की बात कर रहे हैं, ये मन से बोलते थे कि प्रधानमंत्री चोर है, जी चौकीदार चोर है। तो इससे इनकी विचारधारा, इनकी संस्कृति और सिद्धांत समझ में आते हैं। जो मोदी जी को चोर बोलते थे, उनको ये अपनी पार्टी में ला रहे हैं और वही लोग मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। हमें 450 सीटें आई थी लोकसभा में एक समय पर, तब भी हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी थी। 44 आई तब भी नहीं छोड़ी, 52 आई तब भी नहीं छोड़ी। हम सिद्धांतों से, सच्चाई से और विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। जीत हार हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सच्चाई के साथ लड़ते रहें। कुल मिला के आपने ये साफ कर दिया है कि बंगाल में कांग्रेस उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो आपसे बार बार झूठ बोलता रहूँ। मैं सच्चाई की बात करूँगा और न मेरे पास ईवीएम मशीन है कि मैं बता दूँ कि कितनी सीटें आएंगी। पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपनी विचारधारा के बारे में बता रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि नफ़रत से कुछ नहीं होगा, प्यार से होगा, प्रेम से होगा। प्रेम से रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और विकास सब कुछ है। विकास होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, आर्थिक समृद्धि आनी चाहिए, लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। तो इन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता, हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें अपना समर्थन देगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम पांडे जी। आपने बहुत ही अच्छे से अपने सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए भाजपा पे और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात सामने रखी। INTV मीडिया देखते रहिए, हमारा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल चुनावों पर हमारा एक स्पेशल सीरीज़ चल रही है, डिकोडिंग बंगाल इलेक्शन, उसको भी देखिए। सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए INTV मीडिया के साथ। मैं वरुण जौहरी, धन्यवाद।